स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ IAS आपके लिए लेके आ गया है फिलोसफी ऑप्शनल का लाइव बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है 21 जून से। इसमें हम फिलोसफी ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में हमें मिलने वाला है इसमें स्टडी मटेरियल, जो कि आपको PDF फॉर्म में सारे टॉपिक्स का प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक। इसके बाद में आपको डिस्कस किए जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, और साथ में आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लासरूम नोट्स, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, 12 टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज ये रहने वाली है कि हाउ टू राइट गुड आंसर ऑफ फिलोसफी ऑप्शनल, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा आपको मिलता है 2499 में, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SG Live तो ये आपको मिलने वाला है 15999 में। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल। स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ IAS। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मणापरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से परे नहीं है। भारतीय दर्शन ऐसा कहता है कि जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है। जो जगत है यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, इंपेरिकल रियलिटी आपको दिखाई देती है, जो भौतिक जगत आपको दिखाई देता है, ये सब मिथ्या है। और उसके दिखाई देने का कारण क्या है? माया है। ऐसा हमारा भारतीय दर्शन कहता है। पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है? वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है? स्पेशली जब हम बात करते हैं ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की, तो प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि जो कुछ भी हम देखते हैं दैट इज अ शैडो, जिसको शंकराचार्य मिथ्या बोलते हैं, माया बोलते हैं, प्लेटो उसको शैडो बोलता है। शैडो यानी कि परछाई। अब परछाई किसकी है? सत्य की परछाई है। इसका मतलब सत्य जो है वो कुछ और है, और जो कुछ अभी हम देख रहे हैं वो उसकी सिर्फ परछाई है, उसकी परछाई मात्र है, जिसको हम सत्य समझ लेते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लेटो एंड एरिस्टोटल के आइडियलिज्म की। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज सौरभ गुप्ता and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. In this class, we are going to discuss the idealism of Plato and Aristotle, which is the first topic of Western philosophy of philosophy optional syllabus. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्लेटो और अरस्तु का आदर्शवाद है, उस आदर्शवाद में विचार क्या है, आइडियाज क्या है, सब्सटेंस क्या है, गॉड क्या है, कॉजेशन क्या है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे UPSC के सिलेबस में, इन सभी टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल का जो UPSC का सिलेबस है, उसमें हमारे पास कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडियाज को। आइडियाज मतलब विचार, हिंदी में इसको विचार कहते हैं, कि विचार क्या होते हैं, आइडियाज क्या होते हैं। और क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है आइडियाज का, और इनके लिए जो अल्टीमेट रियलिटी है वो आइडियाज हैं, इसीलिए इनके स्कूल ऑफ थॉट को कहा जाता है आइडियलिज्म। हिंदी में आइडिया को विचार कहा जाता है, तो विचार के स्कूल ऑफ थॉट को कहा जाता है विचारवाद। इसको आदर्शवाद भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, परम सत्य क्या है। जो सब्सटेंस है वो क्या है? सब्सटेंस का मतलब होता है परम सत्य। और अगर प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो अगर ये कहता है कि जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, वही सब कुछ है और सभी और वही सत्य हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए जो सब्सटेंस है वो क्या हुआ? वो आइडियाज ही हुए। कई बार इसको फॉर्म भी कहा जाता है। फॉर्म क्यों कहा जाता है, इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पे लिखा होता है प्लेटोस फॉर्म्स और कहीं पे लिखा होता है प्लेटो की आइडियाज, ठीक है? या फिर कहीं ये भी लिखा होता है कि आइडियाज एंड फॉर्म्स ऑफ प्लेटो। तो आइडियाज और फॉर्म्स जो हैं वो दोनों आइडियाज ही हैं। कैसे हैं, इसको हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो है इनका टॉपिक फॉर्म एंड मैटर। फॉर्म क्या होता है, मैटर क्या होता है, इवोल्यूशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। नेक्स्ट है कॉजेशन। कॉजेशन एक होता है साइंटिफिक कॉजेशन, एक होता है फिलोसॉफिकल कॉजेशन। इन दिस वीडियो
वी विल स्टडी फिलोसॉफिकल कॉजेशन ऑफ एरिस्टोटल, कि अरस्तु के हिसाब से जो कॉजेशन है वो क्या है। कॉजेशन का अर्थ क्या होता है कि भाई कोई भी कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के नहीं होती। एवरी इवेंट हैज सम कॉज, एवरी इफेक्ट जनरेट्स फ्रॉम इट्स कॉज। कोई भी इफेक्ट जो है वो अपने कॉज से जनरेट होता है, वो बिना कॉज के जनरेट नहीं हो सकता। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है और बिना कारण के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, और हर चीज अपने कारण से ही उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि पहले वो अपने कारण में अंतर्निहित थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉजेशन बोलते हैं। अब अरस्तु इस पर क्या बोलता है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। ये एक नया टॉपिक है। अगर आपने फिलॉसफी को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आइडियलिज्म को पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं तो एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी एकदम नए टॉपिक हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूं एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी का। पोटेंशियलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज की वो शक्ति जिससे वो एक्चुअलाइज हो सके। इसका मतलब वो अपने से किसी नई फॉर्म में जा सके, वो नया रूप धारण कर सके। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बीज की, तो बीज में इतनी शक्ति है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, उसमें इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो पौधा बन सकती है। जो बीज है वो पौधा बन सकती है। इसी तरीके से लकड़ी में जो लक्कड़ होता है, लकड़ी होती है, जो पेड़ का तना है, मोटा वाला जो ट्रंक होता है, उसमें इतना पोटेंशियल है, उसमें ये पोटेंशियलिटी है कि वो क्या बना सकती है कि उसको अगर कोई निमित्त कारक मिल जाए, एफिशिएंट कॉज मिल जाए, यानी कि कारपेंटर मिल जाए, तो वो क्या बना सकता है, तो वो उससे फर्नीचर बना सकता है, टेबल बना सकता है, चेयर बना सकता है, दूसरी वस्तुएं जो है वो बना सकता है। इसका मतलब ये है कि लकड़ी के अंदर पोटेंशियलिटी थी कि वो नई फॉर्म को ले सके। पहले लकड़ी की फॉर्म में था, वो नई फॉर्म को लेगा तो वो क्या हो जाएगा, तब वो एक्चुअलाइज हो जाएगा। और जो उसकी पहली फॉर्म से अगली फॉर्म में जाने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअलिटी। क्लियर है? यानी कि किसी भी चीज में कोई क्षमता जो नई फॉर्म को ले सकती है उसको कहते हैं पोटेंशियलिटी, और जब वो फॉर्म लेती है, अगली फॉर्म में जाती है, तो उसको हम कहते हैं, नए रूप में जब वो जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्चुअलिटी। क्लियर? तो एक और चीज मैं बता दूं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनमें पोटेंशियलिटी नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बीज की, तो कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें से पौधा नहीं निकलता। अगर मैं बीज को बाढ़ में भून दूं, है ना, या फिर बीज को मैं उबाल दूं, तो क्या उसमें पोटेंशियलिटी रहेगी कि वो पौधा उत्पन्न कर सके? नहीं, नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि उसमें पोटेंशियलिटी नहीं होगी कि वो एक्चुअलाइज हो सके नई फॉर्म में, बल्कि उसकी जो फॉर्म है वो भी अब खत्म हो जाएगी। बुना हुआ बीज बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो डिके हो जाएगा अगर उसको भूमि में गाड़ेंगे। लेकिन जो कच्चा बीज है उसको अगर भूमि में गाड़ते हैं और अगर पानी हवा उसको अच्छे से मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो एक्चुअलाइज हो जाएगा नई फॉर्म में। यानी कि फिर वो पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, फूल देगा और उसके बाद में वो फल भी देगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, इसको अब हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइडियाज, कि प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियाज क्या हैं, विचार क्या हैं और इसके फॉर्म्स क्या हैं। क्योंकि प्लेटो के लिए जो अल्टीमेट रियलिटी है ना, वो विचार ही है, वो फॉर्म यानी कि रूप ही है। विचार और रूप ही उसकी अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्य है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं ना कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि जो ब्रह्म है, शंकराचार्य के लिए जो ब्रह्म है वही परम सत्य है। इसी प्रकार से अगर हम अगर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की बात करते हैं, तो उसके लिए जो परम सत्य है वो क्या है, वो विचार हैं, वो आइडियाज हैं और वो फॉर्म्स हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि आइडियाज और फॉर्म्स क्या होते हैं। प्लेटो एक एलेगरी ऑफ केव देता है, यानी कि एक उदाहरण देता है एक गुफा का, एक गुफा रूपक सिद्धांत देता है, और उसके माध्यम से वो समझाना चाहता है कि आइडियाज क्या है, फॉर्म्स क्या है और सब्सटेंस क्या है। इसको हम समझते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि प्लेटो अपने गुफा रूपक सिद्धांत से क्या समझाना चाहता है। What does Plato want to prove with his allegory of cave? क्लियर? तो ये हम अभी समझने वाले हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक गुफा है, ठीक है, ये एक गुफा है। अब इस गुफा में क्या क्या चल रहा है एक एक करके हम समझेंगे इसको। सबसे पहली चीज जो है इसमें हम ये समझते हैं कि ये जो गुफा है इसमें ये एक दीवार है,
इस दीवार के पीछे कुछ प्रिजनर्स यानी कि कुछ कैदी बैठे हुए हैं, और ये जो कैदी हैं ये जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और इस दीवार के पीछे कुछ कठपुतलियां हैं, ये कुछ कठपुतलियां हैं, ठीक है, ये लड़कियां नहीं है, ध्यान रखना, ये कुछ कठपुतलियां हैं। और ये कठपुतलियां क्या करती हैं, अपने हाथ में डंडा बांध के, डंडा लेके और डंडे में कुछ वस्तुएं बांध के इस तरीके से इधर से ये चलती हैं। इनके पीछे जल रही है ये आग। अब इस आग का रिफ्लेक्शन जब इन वस्तुओं पे पड़ता है तो इन वस्तुओं की जो छाया है ये इस दीवार पे पड़ती है जो कि कैदियों के सामने है। फिर ये कैदी कहता है कि जब ये घोड़ा लेके ये कठपुतली जा रही थी तो इस घोड़े की परछाई जो है वो इस दीवार पे पड़ती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो कैदी बैठा है ये कहता है देखो देखो घोड़ा, है ना। तो ये कैदी कहता है कि देखो देखो मैंने घोड़ा देखा। उसके बाद में कुत्ते की आकृति लेके अगली कठपुतली आती है तो उसको ये लगता है कि देखो देखो मैंने कुत्ता भी देखा, देखो वो कुत्ता आ गया। तो उनको ये लगता है कि रियलिटी यही है। उन्होंने कभी भी ना तो असली घोड़ा देखा और ना ही उन्होंने असली कभी कुत्ता देखा। उनको ये लगता है कि उनको जो दिखाया जा रहा है बस वही रियलिटी है। वो कभी भी अपने आप से एक क्वेश्चन नहीं करते कि मुझे जंजीरों में क्यों जकड़ा गया है, मेरे पीछे ये आग क्यों जल रही है, मैं इस दीवार के पीछे क्यों पड़ा हूं, मेरे सामने ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये रियल हैं। तो फिर क्या यही यही अल्टीमेट रियलिटी है? इसके आगे वो कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लेटो है वो ये हमें समझाता है कि हम सब कहाँ हैं, हम सब इस जगत में हैं और ये जो जगत है वो क्या है, वो एक गुफा है। हम सभी कौन हैं, हम सभी प्रिजनर्स हैं, हम सभी कैदी हैं और इस जगत रूपी गुफा में हम यहाँ पे हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे सामने जितनी भी रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं हमें लगता है वो रियल हैं। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा या फिर सामने आपके लैपटॉप की स्क्रीन होगी और आपको ये लग रहा होगा कि ये रियल है। प्लेटो ये कहता है कि ये रियल नहीं है। रियल क्या है, रियल है इसका आइडिया। अगर ये रियल होता तो ये हमेशा रहता, ना ये कभी पैदा होता और ना ही कभी मरता। जैसे विचार जो हैं वो ना कभी पैदा होते हैं और ना ही कभी मरते हैं। विचार तो शाश्वत हैं, वो इटर्नल हैं, यानी कि जो आइडियाज हैं वो इटर्नल हैं। अगर मैं बात करता हूं गाय की, काऊ की बात करता हूं, तो जो काऊ है वो क्या है, वो इटर्नल नहीं है, वो एक्सीडेंटल है। यहां पे दो वर्ड हैं, एक तो एक्सीडेंटल, दूसरा है एसेंशियल। एक होता है एक्सीडेंटल, दूसरा होता है एसेंशियल। अब एक्सीडेंटल और एसेंशियल का क्या मतलब है? प्लेटो ये कहता है कि जो रियलिटी है, अगर गाय की बात करते हैं तो जो गाय आपको फिजिकल रूप में दिखाई दे रही है, भौतिक रूप में गाय दिखाई दे रही है, वो क्या है, वो एक्सीडेंटल है। वो एक्सीडेंटल इसलिए है क्योंकि जो रियल गाय है वो उसकी कॉपी है, और जो रियल गाय है, रियल काऊ है, वो क्या है, वो उसका आइडिया है जो उस गाय के पैदा होने से पहले भी था और उस गाय के मरने के बाद भी होगा। इसलिए जो आइडिया है वो रियल है, जो आपकी आंखों के सामने जो गाय है वो रियल नहीं है। इस तरीके से वो ये कहता है कि जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो क्या होते हैं, वो एसेंशियल होते हैं, हमेशा एक से होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। और यही वजह है कि मेरे घर में जो गाय है वो अलग है, आपके घर में जो गाय है वो अलग है, अमेरिका में जो गाय पाई जाती है वो अलग है, चाइना में जो गाय पाई जाती है वो अलग है। लेकिन उसके बाद भी उसको गाय ही क्यों बोला जाता है, जबकि रंग रूप सबके अलग हैं। कोई काली होती है, कोई सफेद होती है, कोई लाल होती है, कोई चितकबरी होती है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट होती है, किसी की पूंछ होती है, किसी की पूंछ नहीं होती है, किसी के सींग छोटे होते हैं, किसी के सींग बड़े होते हैं, कोई ज्यादा दूध देती है, कोई कम दूध देती है। लेकिन फिर भी सभी को गाय ही क्यों बोला जाता है? तो सभी में कॉमन क्या है, वो कॉमन है आइडिया, वो कॉमन है विचार। अगर दुनिया की सारी गाय एक दिन खत्म भी हो जाएंगी फिर भी जो विचार है गाय का वो खत्म नहीं होगा। इसलिए जो विचार है वो शाश्वत है और वही रियलिटी है, जबकि जो गाय है वो क्या है, वो एक्सीडेंटल है, वो रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है वो हमेशा रहती है, जो जो एक्सीडेंटल चीजें हैं वो हमेशा नहीं रहती। जो एक्सीडेंटल है वो एसेंशियल की कॉपीज होती हैं और वो उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। यही उसकी प्लेटो की कॉपी थ्योरी है और यही उसकी पार्टिसिपेशन थ्योरी है कि जो वस्तुएं हैं वो अपने आइडियाज में पार्टिसिपेट करती हैं क्योंकि वो उनकी कॉपी होती हैं और उनकी वो शैडोज होती हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आइडियलिज्म को समझाता है।
अगर मैं बोलता हूं डायनासोर, क्या डायनासोर मैंने देखा है? नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं देखा। लेकिन फिर भी जब मैंने डायनासोर बोला तो डायनासोर की इमेज जो है आपके माइंड में आ गई। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल भी नहीं पूछोगे सर डायनासोर क्या होता है, जबकि हम दोनों में से किसी ने भी डायनासोर को नहीं देखा। तो फिर आप कैसे समझ गए डायनासोर को कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्योंकि आप उसके विचार से ही तो समझे। मैंने उसका नाम ही तो लिया था। उसका जो नाम है वो क्या है? उसका विचार है। उसका जो विचार है, यानी कि उसकी डायनासोर की जो आकृति है, जो उसका रूप है, वो आपके मन में आ गया। उसका जो रूप है, उसकी जो आकृति है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। जो फॉर्म है वो कहाँ रहती है? वो भी तो मन में ही रहती है। वो भी तो जो मन में रहती है, इसका मतलब वो भी तो एक विचार ही है। इसका मतलब आइडियाज और जो फॉर्म है वो दोनों क्या है? वो विचार ही हैं। वो दोनों आइडियाज ही हैं जो कि हमारे मन में रहते हैं और जो इटरनल होते हैं, शाश्वत होते हैं और जो एसेंशियल होते हैं, एक्सीडेंटल नहीं होते। एक्सीडेंटल चीजें उन चीजों में उनमें पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी कॉपीज होती हैं, जिनको हम इस भौतिक जगत में देखते हैं। और हम अज्ञानतावश इन अज्ञानियों की भांति, जैसे ये अज्ञानी हैं, जैसे ये इग्नोरेंट पीपल हैं, वैसे ही हम भी इग्नोरेंट हैं। हम इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को रियल मान लेते हैं, जैसे ये इन शैडो को देख के सारी चीजों को रियल मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये है इसका आइडियलिज्म। अब एक और चीज होती है इस गुफा में। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे जो हैं यही सोचेंगे कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कुछ खुरापाती लोग भी होते हैं ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हर जगह जो दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करते हैं बाकी लोगों से। तो क्या होता है, इन्हीं में से एक ऐसा कैदी होता है, वो क्या करता है? वो इस जंजीर को तोड़ता है। वो इस जंजीर को तोड़ता है और यहां से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है, ये देखिए ये बाहर निकल आया है गुफा से बाहर। जब ये गुफा से बाहर निकलता है तब ये गुफा के बाहर की दुनिया देखता है। और गुफा के बाहर की दुनिया कैसी होती है कि रियल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उसको, रियल पेड़ दिखाई दे रहे हैं, रियल पत्थर दिखाई दे रहे हैं, रियल रास्ते दिखाई दे रहे हैं, हवा चल रही है और बादल दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ एकदम रियल है। तो ये रियल क्या है? ये रियल है फॉर्म्स एंड आइडियाज। यानी कि जब हम इस गुफा से बाहर निकलेंगे, इस गुफा से बाहर निकलने का मतलब क्या है? क्योंकि हम भी तो इस जगत में प्रिजनर ही हैं। हम भी तो इस जगत में कौन है? हम इस जगत में कैदी ही तो हैं। तो इस कैद से हम कैसे बाहर निकलेंगे? इस कैद से हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस कैद से बाहर निकलने का तरीका है कि हम क्या करें? हम ये जो अज्ञानता का बंधन है उसको तोड़ दें। ये जो बेड़ियां हैं ना, ये अज्ञानता की बेड़ियां हैं, ये इग्नोरेंस की बेड़ियां हैं। और हम जिस दिन ये समझ जाएंगे कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो रियल नहीं है, रियल जो है वो उसके पीछे के आइडियाज हैं और फॉर्म्स हैं, जिस दिन हम ये समझ गए उस दिन हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, उस दिन हमारी जो इग्नोरेंस है वो दूर हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा? हमें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हमें अल्टीमेट रियलिटी की पता चल जाएगी। We will be able to know the ultimate reality, or that is substance, which is called ideas and forms according to Plato. And this is his idealism. I hope it is clear now. ठीक है? अब एक बात करते हैं कि समाज में आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो फिलोसॉफिकल बातें करते हैं और अक्सर उन लोगों की बातों को सुन के लोग कहते हैं ये तो पागल है, ये तो पागल हो गया है, इसने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, पता नहीं क्या बकवास करता रहता है, पता नहीं क्या बोलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता हमारे। यही चीज हुई थी इस व्यक्ति के साथ में। ये जब वापस लौट के गया उसने इन प्रिजनर्स को बताया कि भैया जो तुम देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने अपनी आंखों से असली घोड़ा देखा है, तुम जो देखते हो वो उसकी परछाई है। मैंने अपनी आंखों से असली कुत्ता देखा है, तुम जो देखते हो उसकी परछाई है, ये कहते हैं। तो जब ये कहता है तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो बेवकूफ है, ये तो पागल है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, हमारी तो जिंदगी बीत गई इनको देखते हुए, इन्हीं को सच मानते हुए, और ये हमें नई नई बातें बता रहा है। पता नहीं ये ज्ञान कहां से प्राप्त करके आया है, पता नहीं कौन सा कहां का ये ज्ञानी बाबा है। तो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। फिर वो कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं विश्वास करना तो मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तो जा रहा हूं अपने बाहर की दुनिया में, रियल दुनिया में, असली दुनिया में, जहां पे मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां पे मुझे रियलिटी के दर्शन होते हैं, जहां मैं असली हवा में सांस लूंगा, असली घोड़े पे राइड करूंगा, पानी में तैरूंगा, सड़क पर भागूंगा, है ना, गाड़ी चलाऊंगा।
पहाड़ पर चढ़ूंगा, मुझे जो मर्जी होगी वो मैं करूंगा, तुम तो यहीं गुफा में पड़े रहो। तो ये हाल होता है किसका? ये होता है फिलोसोफर का। एक समाज में फिलोसोफर की इतनी ही वैल्यू होती है जब वो आम आदमी से बात करता है, दूसरे लोगों से बात करता है और कहता है कि भाई सच ये नहीं, ये है, जो आप देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। तब वो कहते हैं यार ये तो पगला गया है, पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है, इसकी बातों में तो हमें कोई समझदारी वाली बात दिखाई नहीं देती। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो बात ही नहीं करनी। अगली बार जब भी वो सामने आता है तो लोग उससे बच जाते हैं कि पता नहीं क्या ज्ञान देने लगेगा हमें, है ना। तो ये रियलिटी है हमारे समाज की, जो कि प्लेटो ने बताई है कि इस प्रकार से आइडियलिज्म जो है वो काम करता है। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म एंड मैटर की, कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने क्या कहा था कि जो फॉर्म है और जो आइडियाज हैं वो क्या हैं, वो अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में नहीं रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो क्या है, वो उसकी शैडोज हैं, वो उसकी कॉपीज हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो कहाँ रहती है, वो परमार्थिक जगत में, यानी कि वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहती है। ठीक है, वो दूसरे जगत में रहती है। जो प्लेटो के आइडियाज हैं वो चीजों में नहीं होते, चीजों में सिर्फ उनकी कॉपीज होती हैं। लेकिन जो एरिस्टोटल है, जो अरस्तु है, वो अपने गुरु की बात काटता है। प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। और प्लेटो का शिष्य जो था वो अरस्तु था। ठीक है, और तीनों ही आदर्शवादी थे। तो जो अरस्तु है वो अपने गुरु की इस बात से सहमत नहीं है कि जो आइडियाज हैं वो इटर्नल हैं। इटर्नल तो हैं, वो अल्टीमेट रियलिटी भी हैं, लेकिन वो ये नहीं मानता कि वो इम्मैनेंट नहीं है, वो अंतर्निहित नहीं है। वो क्या है? वो अंतर्निहित हैं। ऐसा कौन बोलता है? एरिस्टोटल बोलता है, अरस्तु बोलता है। क्योंकि जबकि जो प्लेटो है वो ये बोलता है कि जो आइडियाज हैं, जो फॉर्म्स हैं, जो विचार हैं, वो कैसे हैं? वो परमार्थिक जगत में रहते हैं, वो इस जगत की चीजें नहीं हैं। इस जगत में उनकी सिर्फ कॉपी हमें दिखाई देती हैं, उनकी सिर्फ नकल दिखाई देती है, जिसको हम उसकी जिस सिर्फ शैडो दिखाई देती है, जिसको हम अज्ञानतावश रियलिटी मान लेते हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं होती है। ये कहता है प्लेटो। अरस्तु इनकी बात से थोड़ा सहमत भी होता है और थोड़ा सहमत नहीं भी होता है। वो इस बात से सहमत होता है कि जो आइडियाज और फॉर्म्स हैं वो रियल हैं, वो अल्टीमेट रियलिटी भी हैं, वो इस बात को भी मानता है। लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहते हैं, वो इस जगत में नहीं रहते, वो इन चीजों में नहीं रहते जो कि हम देखते हैं। ये इस बात से वो सहमत नहीं है। वो ये कहता है कि जो आइडियाज हैं वो चीजों में ही क्या है, इम्मैनेंट है, यानी कि वो अंतर्निहित हैं। अगर मैं एप्पल को देखता हूं तो एप्पल की जो आइडियल फॉर्म है वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है ना। हम फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि एप्पल की हमने एक फॉर्म यानी कि एक रूप देखा, तभी तो हमने उसको एप्पल बोला। ठीक है, और जो चीजें हैं वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ मैटर। जो भी चीजें हैं, चाहे वो एप्पल हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, तो वो क्या है, वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ मैटर है, वो चीजें हैं, यानी कि वो क्या है, वो अपने आप में मैटर है। यानी कि जो कुछ भी फिजिकल चीज हम देखते हैं वो किसी ना किसी किससे बनी होती है, वो मैटर से बनी होती है। और मैटर जब कोई फॉर्म ले लेता है, यानी कि कोई रूप ले लेता है, तो जिस चीज का रूप लेगा, जिस विचार का रूप लेगा, हमें वो वही लगता है। मैटर ने अगर कुर्सी का रूप लिया है तो वो हमें कुर्सी दिखाई देगा। मैटर ने अगर गाय का रूप लिया है तो वो गाय दिखाई देगी। और मैटर ने अगर सेब का रूप लिया है तो वो हमें सेब के फॉर्म में दिखाई देगा, सेब के रूप में दिखाई देगा। यानी कि मैटर अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब वो रूप लेता है, जब वो फॉर्म लेता है, तब वो कुछ ना कुछ रियलिटी के रूप में हमें दिखाई देता है। क्लियर है? यानी कि जो मैटर है वो अलग है और जो फॉर्म है वो अलग है। मैटर जब फॉर्म को लेता है तभी वो हमें कुछ ना कुछ रियल चीज के बारे में दर्शन देता है, वो हमें दिखाई देता है भौतिक जगत में। क्लियर? लेकिन जो अरस्तु है वो ये कहता है कि जो फॉर्म है, यानी कि जो रूप है, वो मैटर के साथ ही रहता है और तभी हमें वो चीजों के रूप में दिखाई देता है। अगर मैं बात करता हूं मिट्टी की, मिट्टी से कुछ भी बनाया जा सकता है, उससे बर्तन भी बनाया जा सकता है, उससे खिलौना भी बनाया जा सकता है और उससे दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। तो जब उससे खिलौना बनाया जाएगा तब वो खिलौने का रूप लेगा। तो जो खिलौने का रूप है, यानी कि जो उसकी फॉर्म है, वो उसको लेगा। यानी कि जब भी हम खिलौने को देखते हैं तो खिलौने में क्या हमें सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है? क्या हमें उस खिलौने की कोई शेप दिखाई नहीं देती? कोई हाथी घोड़े जैसा कुछ दिखाई नहीं देता? दिखता है ना।
तो वो हाथी की क्या है, वो फॉर्म है, और जो मिट्टी है वो क्या है, वो मैटर है। यानी कि मैटर उस हाथी की फॉर्म से अलग तो नहीं है, यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो फॉर्म भी है और वो मैटर भी है एक साथ, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फॉर्म्ड मैटर। वो क्या कहलाएगा, फॉर्म्ड मैटर। यानी कि उसमें क्या है, उसमें फॉर्म भी है और उसमें मैटर भी है, तभी वो फॉर्म्ड मैटर जो है वो हमें चीजों के रूप में दिखाई देगा। फॉर्म किसकी थी, गाय की थी, और जो मैटर था वो फिजिकल था। जब मैटर, फिजिकल मैटर जो सब्सटेंस है, उसने फॉर्म के साथ में क्या किया, जब वो मिला आपस में तो उसने क्या बनाया, उसने वस्तु को बना दिया। ठीक है, तो उसने सेब को बना दिया, उसने दीवार को बना दिया, उसने ईंट को बना दिया, उसने गाय को बना दिया, उसने कुर्सी को बना दिया। तो जो कुछ भी हम देखते हैं वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में फॉर्म्ड मैटर है, ऐसा अरस्तु कहता है। लेकिन जो प्लेटो है वो ये कहता है कि मैटर अलग है और फॉर्म अलग है। जो फॉर्म है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो बनाने वाले के माइंड में रहता है। अगर नेचुरल चीजें हैं तो उसको क्या गॉड ने बनाया होगा, अगर फिजिकल चीजें हैं, यहाँ पे एम्पिरिकल चीजें हैं, कुछ आर्टिफिशियल चीजें उसको इंसान ने बनाया होगा, है ना, तो वो फॉर्म जो है वो उसके माइंड में रही होगी, ऐसा प्लेटो कहता है। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म है वो अलग है और जो मैटर है वो अलग है, ऐसा प्लेटो कहता है। जबकि अरिस्टोटल ये कहता है कि जो कुछ भी है वो एक अपने आप में फॉर्म्ड मैटर है, बिना फॉर्म के मैटर नहीं दिखाई देता, बिना मैटर के फॉर्म दिखाई नहीं देती। एक एग्जांपल लेते हैं बॉल का। बॉल, आपको बॉल कब दिखाई देती है, बॉल को आप बॉल कब बोलते हैं, जब उसमें कोई सब्सटेंस कैसा होता है, कुछ फिजिकल सब्सटेंस आपको चाहिए, रबड़ चाहिए उसके लिए, मान लेते हैं रबड़ चाहिए या फिर कॉक चाहिए, ठीक है, या लेदर, जो भी है उसका फिजिकल सब्सटेंस चाहिए, ठीक है, मान लीजिए रबड़ ले लेते हैं। तो क्या रबड़ को हम बॉल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, जब तक वो गोल नहीं होगी। यानी कि उसमें गोल क्या है, एक फॉर्म है। गोल क्या है, राउंडनेस क्या है, राउंडनेस उसकी फॉर्म है, यानी उसका रूप है। जब वो बॉल की रूप लेगी तभी उसको बॉल कहा जाएगा। अगला क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, वो उसको बात करते हैं हम फॉर्म की, मैटर की। तो मैंने बताया था कि एक बॉल होती है, बॉल में क्या है कि अगर हम बात करते हैं बॉल की, तो बॉल को आप बॉल तभी बोलते हैं जब वो रबर की होगी, कॉक की होगी, या फिर वो किसकी होगी, वो होगी लेदर की। और उसका शेप भी बॉल वाला होना चाहिए, यानी कि गोल होनी चाहिए। और जब उसको फेंकते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक और गुण होना चाहिए, वो होता है बाउंसीनेस। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे उसके गुण हैं, यानी कि ये सारे उसके क्या हैं, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी फॉर्म्स हैं, जो उसमें होंगे तभी उसको हम बॉल बोलेंगे, नहीं तो अपने आप में बॉल कुछ भी नहीं होती। क्लियर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मैटर है वो क्या है, वो अपने आप में फॉर्म्ड मैटर है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेशन। अब हम बात करने वाले हैं कॉजेशन की। कॉजेशन का मतलब होता है कि कार्य कारण सिद्धांत, कि अगर कुछ भी कार्य हो रहा है, कुछ भी घटित होता दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, अगर आपको पेड़ दिखाई दे रहा है तो पेड़ का कारण क्या हो सकता है, बीज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं हूं तो मेरा भी कोई कारण होगा, वो मेरा कारण क्या होगा, वो मेरे कारण है मेरे पिता, माता पिता। तो वो क्या है, वो कारण है, और उस कारण के कारण ही मैं क्या हूं, मेरी उत्पत्ति हुई है। यानी कि कार्य आपको कार्य रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। यहाँ हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, हर चीज का, हर इफेक्ट का कुछ ना कुछ कॉज होता है। कोई भी इफेक्ट आपको बिना कॉज के दिखाई नहीं देता, हर इफेक्ट अपने आप में किसी न किसी कॉज से जनरेट होता है। अब जो अरिस्टोटल है, जो अरस्तु है, वो अपने कॉजेशन को किस तरीके से दिखाता है, वो ये कहता है कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, इसका कुछ ना कुछ कारण है। इसका मतलब ये है कि ये जो जगत है ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। ये जो जगत है ये इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। अब ये जो विकास की प्रक्रिया है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन है, किसके माइंड में है ये सारा प्लानिंग, तो इसके लिए वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो रिस्पॉन्सिबल बीइंग है, दैट इज कॉल्ड गॉड। वो इसके लिए ईश्वर को उत्तरदायी ठहराता है। वो ये कहता है कि जितना भी इवोल्यूशन है वो कौन करता है, वो ईश्वर करता है। अब ईश्वर जो करता है वो किस प्रकार से करता है, जब वो करता होगा तो उसको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती होगी। वो चीजें क्या है, उनको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के बाद में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमें एक टेबल बनानी है,
तो टेबल बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा, है ना। अब टेबल बनाने के लिए हमें सामान चाहिए होगा, तो वो सामान क्या क्या हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं इसके मटेरियल कॉस्ट की, तो इसका मटेरियल कॉस्ट क्या होगा। टेबल के लिए मटेरियल कॉस्ट क्या हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है और प्लास्टिक भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है। टेबल कई सारे सब्सटेंस से मिलकर बनती है, कई सारे मटेरियल की बनती है। मान लेते हैं जनरली जो टेबल्स होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लकड़ी की टेबल बनाने के लिए हमारे लिए जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वो लकड़ी होगा। मटेरियल कॉस्ट है ये, है ना, क्योंकि इसी मटेरियल से हम क्या बनाएंगे, हम लकड़ी को बनाएंगे। लेकिन क्या लकड़ी अपने आप टेबल को बना देगी, नहीं ना। अगर लकड़ी टेबल को बना भी देगी तो लकड़ी को टेबल कैसे बनना है, कुछ तो उसके लिए भी प्लानिंग होगी। वो प्लानिंग कैसे होती है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल कॉज या डिजाइन, यानी कि टेबल का जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा, टेबल का जो डिजाइन है वो कैसा होगा। अब ये तो होने से रहा कि पेड़ अपने आप कट जाए और उससे क्या हो, वो एक डिजाइन भी सोच ले और टेबल अपने आप में बनके तैयार हो जाए और आपके घर में पहुंच जाए, आप आराम से बढ़िया डाइनिंग टेबल पर क्या कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, कैंडल लाइट डिनर, है ना। तो अब बात करते हैं फॉर्मल कॉज की। ये क्या होता है, ये फॉर्मल कॉज है। फॉर्मल कॉज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मैंने लकड़ी से टेबल बनाने की सोची थी तो टेबल का कोई ना कोई फॉर्म होगा, कोई ना कोई रूप होगा, कोई ना कोई उसका डिजाइन होगा। जो उसका डिजाइन है वो क्या है, वही उसकी फॉर्म है, वही उसका रूप है। जब तक मेरे माइंड में ये नहीं होगा कि मुझे टेबल कैसी बनानी है, तब तक मैं लकड़ी से टेबल नहीं बना सकता। मैं लकड़ी को काट काट के छोटे छोटे पीसेस कर दूंगा, मैं कहूंगा टेबल तो बनी नहीं। मुझे पता ही नहीं होगा मुझे लकड़ी को किस दिशा में काटना है, छोटा काटना है, बड़ा काटना है, कैसे उसको अरेंज करना है, कहाँ पे कील ठोकनी है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता होगा जब तक उसके लिए मैं क्या नहीं करूंगा, मैं कुछ डिजाइन तैयार नहीं करूंगा। और जो डिजाइन होगी वो कहाँ होगी, वो बनाने वाले की माइंड में ही तो होगी। माइंड में होगी इसका मतलब क्या है, वो एक विचार है। जो डिजाइन है वो एक विचार है, और जो विचार है वो किसके फॉर्म में है, वो फॉर्म के फॉर्म में, यानी कि वो रूप है। और वो रूप किसका है, टेबल का रूप, जो भी हमें दिखाई देने वाला है आगे चल के, ठीक है। अब ये सोचता कौन है कि भाई जो लकड़ी है, लकड़ी से हमें टेबल बनानी है और टेबल का जो डायमेंशंस रहने वाले हैं वो 76.5 सेंटीमीटर होगा, ये जो होगा ये 153.2 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसको हम ए नाम देते हैं इस पल्ले को, ये जो है इसको बी देते हैं, इसको हम जी बोलते हैं, ठीक है। ये चौकोर होगी या फिर गोल होगी, ये सारी चीजें सोचता कौन है, किसके माइंड में आता है, दैट इज कॉल्ड अनदर पर्सन विच इज कॉल्ड एफिशिएंट कॉज। इसको हम कहते हैं एफिशिएंट कॉज, जो कि ये यहाँ पे कौन है, कारपेंटर। तो जो कारपेंटर है उसी के माइंड में तो ये सारी चीजें आती हैं, कारपेंटर के माइंड में ही तो आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी अपने आप में से टेबल बना देगी, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, यानी कि कौन चाहिए उसको, एफिशिएंट कारक, एफिशिएंट कॉज चाहिए, हिंदी में जिसको बोलते हैं निमित्त कारक, ठीक है। तो कई बार जब लोग ज्ञान देते हैं तो आपने ये शब्द सुना होगा निमित्त का, कि हम तो निमित्त मात्र हैं। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, करने वाला तो वो ऊपर वाला है ना। जब कुछ अच्छा काम करते हैं लोग तारीफ करते हैं कि भैया आपने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छा काम किया, हमारी लाइफ में काफी अच्छा हो जाएगा, आपकी इस हेल्प से हमारी लाइफ में काफी अच्छा हो गया, तो वो कहते हैं हम हैं कौन करने वाले, हम तो निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। तो निमित्त का मतलब क्या होता है, निमित्त का मतलब होता है एफिशिएंट कॉज, निमित्त का मतलब होता है एफिशिएंट कॉज, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो एफिशिएंट कॉज है उसने वो टेबल बनाई क्यों, उसका कुछ ना कुछ रीजन भी तो होगा। ईश्वर अगर इवोल्यूशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, और वो जो रीजन है, जो पर्पस है, वो उसके माइंड में रहता है। इसीलिए एरिस्टोटल के जो गॉड का जो कॉन्सेप्शन है दैट इज कॉल्ड टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड। टेलियोलॉजिकल जो वर्ड है वो टेलोस से बना है, टेलोस का मतलब होता है पर्पस, यानी कि ईश्वर जो है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है इस जगत को निर्माण करने का। ईश्वर के पास कुछ ना कुछ पर्पस है, जिस प्रकार से इस कारपेंटर के पास कुछ ना कुछ पर्पस था इस डाइनिंग टेबल को बनाने का। और वो पर्पस क्या था कि भाई इसके ऊपर बैठ के हमें क्या करना है, खाना खाना है। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फाइनल कॉज। इस फाइनल कॉज की वजह से ये सारे काम हुए। जो फाइनल कॉज था वो क्या था कि भाई हमें डाइनिंग टेबल पे खाना खाना है, इसलिए पेड़ को काटा जाएगा, लकड़ी लाई जाएगी, उसका एक डिजाइन तैयार किया जाएगा, और करने वाला कौन होगा, ये एफिशिएंट कॉज यानी कि
बड़ा ही होगा और वो क्या करेगा, वो हमारे लिए डाइनिंग टेबल बना के तैयार करेगा जिस पे आराम से बैठ के हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, है ना। तो ये है कॉजेशन। अब बात करते हैं जगत की, कि जगत में इवोल्यूशन किस प्रकार से चलता है, जगत में जो कॉजेशन है वो कैसे चलता है। जगत का जो कॉजेशन है वो ईश्वर चलाता है। ईश्वर कैसे चलाता है इसको एक बार हम समझते हैं। अब जगत को चलाने वाला जो है वो कौन है, वो गॉड है। कौन कहता है, अरिस्टोटल, अरस्तु कहता है कि जगत को चलाने वाला ये कौन है, ये अरस्तु है, और ये कौन है, ये प्लेटो है। शक्ल याद कर लो इनकी, ठीक है। अरस्तु जो था थोड़ा सा हैंडसम था, ठीक है, ठीक ठाक दिखता था, लेकिन जो इसका गुरु था प्लेटो, ये इतना सुंदर नहीं दिखता था। तो एक बार की बात है कि अचानक से जो अरस्तु है वो प्लेटो के कमरे में घुस जाता है, और जो प्लेटो है वो आईना देख रहा होता है, अपनी गंदी सी शक्ल जो है वो आईने में देख रहा होता है। अब अरस्तु उसको देख के हंस पड़ता है। अब वो ज्यादा देर तक वहां खड़ा भी नहीं रह सकता, उसका टीचर था वो, तो वो वापस आ जाता है, ठीक है। अब वो वापस आ जाता है तो इस बात की सफाई फिर कौन देता है, उसका गुरु प्लेटो। ये सफाई देता है कि मेरी शक्ल जो है बहुत गंदी है, मैं क्रूप हूं, मुझे ये पता है, उसके बावजूद मैं बार बार आईने में शक्ल देखता हूं, और इसी कारण मैं ये समझ पाता हूं कि जो मैं देखता हूं आईने में वो रियलिटी नहीं है। जब मुझे ये पता है कि रियलिटी नहीं है, तभी मैं रियलिटी क्या है इसको जानने का मैं प्रयास करता हूं। इसका मतलब यह है कि जो भौतिक जगत में जो भी सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखाई देती हैं वो रियल नहीं है। जब मुझे उनसे क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, तो क्या होगा, जो रियलिटी है उसको तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस विच इज आइडियाज एंड फॉर्म्स। तो ये उसने जवाब दिया था, है ना, इंटरेस्टिंग सा। आगे बात करते हैं कि जो गॉड है वो क्या है, वो प्राइम मूवर है। अगर इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन में क्या होता है कि भाई लकड़ी जो थी पेड़ में थी, पेड़ जो था अपने आप में एक स्टिल खड़ा था, अब उस लकड़ी को क्या हुआ है, मूवमेंट मिला है ना। वो लकड़ी काटी गई है पेड़ में से, उसको मूवमेंट मिला है, उस लकड़ी को काट के लाया गया है, ठीक है। और वो काम किया किसने, कारपेंटर ने काम किया होगा, लकड़ी काटने वाले ने काम किया होगा। तो उसको क्या हुआ, उसको मूवमेंट मिला है। जब उसको मूवमेंट मिला है तभी वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा है, किसका, डाइनिंग टेबल को बनने का। इसी तरीके से जगत का जब निर्माण होता है तो जो जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सारी चीजों में जो मूवमेंट है वो कौन डालता है, वो डालता है प्राइम मूवर। और वो प्राइम मूवर कौन है, वो गॉड है। और इसीलिए गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, वो टेलियोलॉजिकल है। टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जिसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। टेलियोलॉजिकल वर्ड बना है टेलॉस से, टेलॉस का मतलब होता है पर्पस, और पर्पस का मतलब यह है कि अगर हम ईश्वर के अस्तित्व का ऐसा प्रमाण ढूंढते हैं जो कि टेलियोलॉजिकल है, तो टेलियोलॉजिकल का मतलब यह होता है कि ईश्वर जो है वो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है जगत में वो उन सभी चीजों का कारण है। उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस था, और वो पर्पस किसके माइंड में था, वो ईश्वर के माइंड में था। क्योंकि जगत में इतनी हमें व्यवस्था दिखाई देती है, ये व्यवस्था कोई ना कोई तो करता होगा। ये जगत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा माइंड बहुत तेजी से डेवलप होता जा रहा है। हमारा माइंड पहले जितना डेवलप था 100 साल पहले उतना अब नहीं, उससे ज्यादा है। अब हमारा माइंड ज्यादा अच्छे से काम करता है। इसी तरीके से अगर हम दुनिया में देखते हैं वहां भी हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है, कहीं भी देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि जो भी इवोल्यूशन हो रहा है वो किसके माइंड में है, उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस किसके माइंड में है, वो गॉड के माइंड में है। तो इसीलिए क्योंकि पर्पस है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्पस को, वो पर्पस किसी न किसी के माइंड में होगा। अब वो किसी आम आदमी के माइंड में तो हो नहीं सकता, मेरे माइंड में तो हो नहीं सकता है। भाई मेरे माइंड में ये पर्पस है कि इस दुनिया जो है ये इस तरीके से चलेगी। आज 4G चल रहा है, कल 5G आएगा, फिर 6G आएगा, ये 100G तक जाएगा। मेरे सोचने से तो दुनिया नहीं चलती, आपके सोचने से नहीं चलती, क्योंकि हम कौन है, हम फाइनाइट बीइंग हैं। कोई तो होगा ऐसा इनफाइनाइट बीइंग, सुप्रीम बीइंग, दैट इज कॉल्ड प्राइम मूवर, ठीक है। इसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं जो कि गॉड है। नेक्स्ट, ये गॉड क्या है, द कॉज ऑफ ऑल चेंज एंड इवोल्यूशन। जितने भी चेंजेस होते हैं जगत में, जितना भी इवोल्यूशन हो रहा है वो सभी का कॉज है। नेक्स्ट, नेवर चेंजिंग, लेकिन वो अपने आप में कभी भी चेंज नहीं होता। हालांकि दुनिया में जितने भी चेंज होते हैं वो सारे वही करता है, सभी का वो क्या है, वो
चेंज करता है, लेकिन उसने अपने आप में कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉज ऑफ द यूनिवर्स। टेलीलॉजिकल कॉन्सेप्शन का यही तो मतलब था कि यूनिवर्स में अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, और पर्पस है तो वो किसी न किसी के माइंड में है, और माइंड में है तो उसको कुछ ना कुछ तो कॉज भी देना है, और वो कॉज कौन है? वो अपने आप में है, और वो कौन है? प्राइम मूवर यानी कि गॉड। नेक्स्ट, कॉज ऑफ मोशन स्टिल अनमूव मूवर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि वो सभी प्रकार के मोशन को पैदा करता है। जगत में जितना भी मोशन आपको दिखाई देता है वो सभी उसी के कारण होता है। ये वीडियो चल रहा है उसकी मर्जी से चल रहा है, मेरा हाथ पैर आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो उसकी मर्जी से चल रहा है, सारी प्लानिंग उसी की है। लेकिन वो अपने आप में कैसा है? वो अपने आप में अनमूव मूवर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें कुछ भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो सारे इवोल्यूशन का कॉज है। क्लियर? नेक्स्ट, प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी। वो अपने आप में प्योर फॉर्म भी है और वो अपने आप में प्योर एक्चुअलिटी भी है। फॉर्म का मतलब आप समझ गए, रूप, कि जितने भी रूप आपको दुनिया में दिखाई देते हैं, रूप के मतलब फॉर्म, यानी कि जितनी भी फॉर्म्स आपको जगत में दिखाई देती हैं वो सभी प्रकार की फॉर्म, यानी कि जगत में जितनी भी रूप हैं उन सभी का वो कारण है, वो अपने आप में वही है। ठीक है, और वही अपने आप में प्योर एक्चुअलिटी है। एक्चुअलिटी क्या होती है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, हमारे पास दो नए टॉपिक्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये है बीज, दिस इज सीड। ठीक है, अब क्या होने वाला है? अब बीज है तो उसमें से अंकुर फूटेगा, सैपलिंग निकलेगा, पौधा निकलेगा, विशालकाय वृक्ष बनेगा, फूल आएंगे, उसके बाद में फल भी आएंगे, और वो फल दोबारा से क्या देगा? बीज देगा। यानी कि यही प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगा, लेकिन ये तब होगा जब बीज में कुछ ऐसी ताकत हो कि वो क्या कर सके? पौधा उत्पन्न कर सके। मान लो ये चने का बीज है और इसको मैं क्या करता हूं? कुकर पे चढ़ा देता हूं और उबाल लेता हूं, है ना, जैसा गोपी बहू ने किया था। गोपी बहू ने कुकर पे चने चढ़ा दिए, है ना। उस टाइम रसोड़े में कौन था? नहीं पता, वो छोटी बहू थी। ठीक है, बात करते हैं सीड की, यानी कि हम बात करते हैं बीज की। तो बीज को अगर हम उबाल देंगे, कुकर पे चढ़ा देंगे, तो क्या होगा? इसकी जो पोटेंशियलिटी है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, इसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, यानी कि इसके अंदर एक क्या होती है? एक क्षमता होती है। इसके अंदर एक क्षमता होती है, और वो क्षमता अगर है तभी वो पौधा उत्पन्न कर सकती है, अगर वो क्षमता खत्म हो गई तो वो पौधा उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी प्रकार से जो ईश्वर है उसके अंदर सभी प्रकार की क्षमताएं हैं एक्चुअलाइज करने की, इस जगत का निर्माण करने की, वो अपने आप में सभी प्रकार के कॉज है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब जो बीज है उससे क्या हुआ? क्योंकि उसमें पोटेंशियलिटी थी, तो जो पोटेंशियलिटी थी तो उसने एक नई फॉर्म ली, और वो नई फॉर्म क्या थी? ये छोटा सा अंकुर, छोटा सा स्प्राउट। उसके बाद में उसने एक दूसरी फॉर्म ली, अगली फॉर्म क्या थी? ये छोटा सा 2 पत्ते वाला पौधा। फिर आगे बढ़ा ये इवोल्यूशन का प्रोसेस, फिर ये ना क्या? एक छोटा पौधा जिसमें कुछ क्या है? पत्ते हैं। फिर और आगे ये बढ़ा, यानी कि इसने अब अगली फॉर्म ले ली, पिछली फॉर्म को, पिछले रूप को त्याग के इसने नया रूप ले लिया, तो ये क्या बन गया? अब ये विशालकाय वृक्ष बन गया। अब जो वृक्ष है ये आगे बढ़ा, इसमें क्या आने लगे? ये छोटे छोटे फूल आने लगे। ठीक है, यानी कि ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये आगे बढ़ता जा रहा है, और इस प्रोसेस के आगे बढ़ने में क्या हो रहा है कि जो पिछली फॉर्म है उसको छोड़कर अगली फॉर्म को, कोई भी जो बीज है हमारा, जो यहाँ पे बीज था जिसमें पोटेंशियलिटी थी, वो अगली फॉर्म को ले रहा है। जब इस तरीके से फॉर्म दर फॉर्म चेंज होती रहती है और ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब हुआ ये था कि जब प्रोसेस यहां तक पहुंच गया, इसके आगे भी बढ़ेगा, इसके आगे जब प्रोसेस बढ़ेगा तो यहां पे एक फाइनल कॉज आता है, और वो क्या है? जैसे हमने टेबल बनाने का फाइनल कॉज क्या था कि भाई हमें टेबल पे क्या करना है? डिनर करना था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने फलों के लिए लगाया था, अब इसमें फूलों की जगह पे फल आ गए हैं। अब हम आराम से जो फल हैं वो तोड़ के खाते हैं। अब इस फल में आप देख रहे हैं ये बीज भी हैं,
यही बीज वापस आएंगे कहां पे, इस प्रोसेस में यहां आ जाएंगे और यहां से फिर से ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फल है इसकी जो फाइनल फॉर्म है ये भी फाइनल नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है, ये भी आगे बढ़ेगी। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये वापस बीज तक जाएगी और बीज से ये प्रोसेस जो है वो गोल गोल घूमता रहेगा। इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब यहां पे ये समझना है कि पोटेंशियलिटी तो हमने समझ ली कि पोटेंशियलिटी ये थी कि बीज की क्षमता कि वो क्या कर सके, वो पौधा उत्पन्न कर सके। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअलिटी का मतलब ये है कि बीज की जो पहली फॉर्म थी जब उसने अपनी सेकेंड फॉर्म चेंज की तब वो क्या बना, स्प्राउट। तो जब उसने पहली फॉर्म त्याग के अगली फॉर्म ली थी तो अगली फॉर्म को लेने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्चुअलिटी। वो क्या हुआ, वो एक्चुअलाइज हुआ। किसके फॉर्म में, वो पौधे के रूप में एक्चुअलाइज हुआ, फिर वो पेड़ के फॉर्म में एक्चुअलाइज हुआ, फिर वो फल के रूप में एक्चुअलाइज हुआ। और जो एक्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता जाता है, वो रुकता नहीं है। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता जाता है, चलता जाता है, और जो इवोल्यूशन है वो चलता जाता है। और सारा जो कॉज है वो कौन करता है, वो ईश्वर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटोज आइडियलिज्म, जिसमें हमने समझा प्लेटो के आइडियाज क्या है, विचार क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, रियलिटी क्या है, कॉजेशन क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, व्हाट इज द एलेगरी ऑफ के। ये सारे पॉइंट्स आज हमने समझे। तो मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। क्लियर? चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी रैशनलिज्म ऑफ डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लिबनिज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।